गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, और हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपको भेजी जा रही है आप लगातार उनको देख रहे होंगे और साथ ही आपने हमारे चैनल को लाइक कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा तथा आपने अपने दोस्तों के संग इसको शेयर भी कर लिया होगा। ठीक है, पिछली क्लास में दोस्तों हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी। ठीक है, वास्तविक संख्या। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम इसके बारे में एक छोटी सी प्रमेय है जिसे हम कहते हैं अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय ये कहती है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या होती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि कोई भी जो भाज्य संख्या होगी उस भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि यदि हम उनके क्रम पर ध्यान नहीं दें, यानी कि जो भी अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं यदि हम उनके क्रम पर ध्यान नहीं देते हैं तो इसके अलावा इसका और कोई दूसरे गुणनखंड संभव नहीं है। जैसे कि देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने एक भाज्य संख्या लिखी है 9। ठीक है, अब 9 एक भाज्य संख्या है। अब यदि मैं इसके गुणनखंड करता हूं, ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि इसके जो भी मैं गुणनखंड करूंगा वो संख्याएं जो होंगी वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब देखिएगा, तो जब मैं 9 के गुणनखंड करता हूं तो ये मेरे पास हो गए 3 गुना 3, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो 3 होती है ये कैसी संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने लिख दिया यहाँ पर 16। ठीक है, अब जब मैं 16 के टुकड़े करूंगा तो ये 16 के गुणनखंड हमारे पास हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। जब मैं इनको वापस गुना करके देखता हूँ, 2 को 2 से गुना करूंगा 4, 4 को 2 से गुना करूंगा 8, 8 को 2 से गुना करूंगा 16। और हम देखें तो ये हमारे पास सारी संख्याएं कैसी है, अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर लिख दिया 21। ठीक है, 21 भी हमारे पास भाज्य संख्या है। जब मैं इसके गुणनखंड करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएंगे 3 गुना 7। अगर हम देखें तो 3 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब एक और चीज, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इनके यदि क्रम को एक्सचेंज कर दिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं 3 गुना 7 लिखूं चाहे मैं इसको 7 गुना 3 लिख सकता हूं, लेकिन इसके अलावा इसके और कोई गुणनखंड संभव नहीं होंगे, चाहे 3 गुना 7 लिखते हैं 7 गुना 3 लिखते हैं, यानी कि क्रम इनका आगे पीछे हो सकता है। तो यदि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी कि क्रम पर यदि ध्यान नहीं दें तो ये अद्वितीय मान होता है, इनके अलावा और कोई इसके गुणनखंड संभव नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। एक और चीज जो इसमें हमें समझनी है कि जो दो संख्याएं होती है उनका जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनके मध्य एक संबंध होता है, उस संबंध को हम समझते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने लिखा है दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ में संबंध। अब देखिएगा, जो दो संख्याएं होती है उनके एलसीएम और एचसीएफ में जो संबंध होता है, यानी कि उनका जो भी संख्याएं हमें दे रखी है उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो भी संख्याएं हमें दे रखी है उनका यदि हम एलसीएम निकाल लें और एचसीएफ निकाल लें तो उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि मैं कहूं तो एलसीएम गुना एचसीएफ और ये जो होगा ये बराबर होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के। अब दोनों संख्याओं को मैं या तो प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या लिख सकता हूं, प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या, और चाहे तो इन प्रथम संख्या द्वितीय संख्या को ए और बी भी हम मान सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर हो जाएगा, प्रथम संख्या को हम मान लेते हैं यहाँ पर ए और द्वितीय संख्या को हम मान लेते हैं बी, यानी कि इनका जो गुणनफल होगा वो हमेशा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएम के मध्य संबंध होता है। जब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे तो ये जो संबंध होता है इस संबंध के बेस पे हमसे सवाल पूछे जाते हैं, तब हम ये नियम काम में
अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्न संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। यानी कि जो भी संख्याएं हमें दे रखी है ये कैसी भाज्य संख्याएं हैं और इन भाज्य संख्याओं को हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिएगा जब इसे हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो हम क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट सवाल हमें दे रखा है 468, ये लिखा हमने 468 और इसके हमें निकालने अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जो भाज्यता के नियम है वो हमें याद होने चाहिए कि यहाँ पर हमें देख रखा है कि इकाई अंक किसका 8 आ रहा है। यानी कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अब देखिएगा इसको मैं जब 2 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 4 बार। यानी कि 2 से विभाजित करने पर ये हो गया 234 बार। वापस इसको मैं 2 से विभाजित कर सकता हूं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ बच गया 1, ये हो गया हमारे पास 14 यानी कि 7, 117 बार विभाजित हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर इकाई अंक 7 आ चुका है यानी कि संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब अगर 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी उनसे भी ये संख्या विभाजित नहीं होगी। फिर अगर हम देखें तो 2 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारे पास 3। तो इसको 3 से विभाजित करके देखते हैं। तो ये हम विभाजित करते हैं तो ये हो गया 3 से 3 बार 3 3 9, यहाँ हो गया 27 और ये हो जाएगा 3 से 9 बार। यानी कि 3 से मैं इसको विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा 39 बार विभाजित। वापस इसको 3 से विभाजित कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 13 बार, 13 तिया 39। वापस अगर मैं देखूं तो 13 तो खुद एक अभाज्य संख्या है और इस अभाज्य संख्या में तो खुद का ही भाग जाता है, यानी कि खुद अभाज्य संख्या का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। तो 13 में 13 का जब मैं भाग लगाऊंगा तो ये भाग चला गया 1 बार। यानी कि ये हमारे पास इसके गुणनखंड निकल के आ चुके हैं। यानी कि अगर मैं इसके गुणनखंड लिखूंगा तो ये हो जाएगा 468 और इसके जो भी गुणनखंड निकल के आए हैं यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13, ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। अगर मैं चाहूं तो देखिएगा यहाँ पर 2 की घात हमें 2 दे रखी है और 3 की भी घात हमें 2 दे रखी है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2 गुना 13 और ये हो जाएगा इसके गुणनखंड। ठीक है, जब हम इनको वापस गुना करके देखेंगे तो वापस गुना करने पर यही संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है 945। अब इसको भी हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिएगा हम निकाल रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर इकाई अंक हमारे पास 5 आ चुका है यानी कि ये संख्या हमारे पास 2 से विभाजित नहीं होगी। अब ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है, हम इसको 3 से विभाजित करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 से ये 3 बार, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 5 15 यानी कि 315 बार विभाजित हो गया। वापस मैं इसको 3 से विभाजित कर रहा हूं तो देखिएगा ये हो जाएगा 3 से 3 एकम 3, 1 में भाग नहीं जाएगा तो ये लिखा मैंने 0 और 3 से 5 बार 3 5 15 यानी कि 3 से जब मैं इसको विभाजित करता हूं तो ये हो जाएगा 105 बार विभाजित। वापस इसको 3 से विभाजित करके देखता हूं तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 5 15 यानी कि 35 बार विभाजित। अगर मैं देखूं तो ये 3 से विभाजित नहीं हो रही है। अब 3 से विभाजित नहीं हो रही है तो 3 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारे पास 5। तो इसको 5 से विभाजित कर रहे हैं तो 5 से विभाजित हो जाएगा ये 7 बार, 5 7 35। अब अगर देखें तो 7 खुद एक अभाज्य संख्या है और 7 में यानी कि अभाज्य संख्या में केवल या तो 1 का भाग जाएगा या खुद अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। तो 7 को मैं विभाजित कर रहा हूं 7 से, 7 एकम 7 यानी कि ये हमारे पास इसके गुणनखंड निकल के आ चुके हैं। अगर हम देखें तो इसको गुणनफल के रूप में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 945 बराबर। गुणनखंड हम देखें तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। जब हम इनको वापस गुना करेंगे तो वापस गुना करने पर यही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देखें तो 3 की घात में 1 2 3 दिखाई दे रही है यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3 गुना 5 गुना 7। तो ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 140। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिएगा जब मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूं 140 के तो इकाई का अंक 0 आ रहा है। यदि इकाई का अंक 0 है इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित हो सकती है। तो मैं इसको 2 से विभाजित करूंगा तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा 70 बार। वापस इकाई का अंक 0 आ गया यानी कि मैं वापस 2 से विभाजित कर सकता हूं। तो 2 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा 35 बार।
अब अगर हम देखें तो 2 के बाद यहाँ इकाई का अंक 5 आ चुका है, यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर हम देखें तो ये संख्या 3 से भी विभाजित नहीं हो रही। अब 3 से विभाजित नहीं हो रही तो 3 के बाद जो हमारे पास अगली अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारे पास 5। जब मैं इसको 5 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा 7 बार विभाजित, और 7 विभाजित हो जाएगा 7 से, 7 एकम 7। अगर हम देखें तो इसके गुणनखंड जो हमारे पास निकल के आए हैं ये हो जाएंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम, अब 2 की घात हमें 2 दे रखी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। ये हो जाएंगे हमारे पास इसके गुणनखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3825। तो वही तरीका है, इसके भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिएगा ये लिखा हमने 3825। अब अगर हम देखें यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास है 5, यानी कि ये 2 से संख्या विभाजित नहीं हो रही है। अब अगर ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो हम इसको 3 से विभाजित करेंगे। तो 3 से विभाजित करने पर ये हो गया 3 एकम 3, 3 2 6, यहाँ बच गए 2, 22 हो गया, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15, यानी कि हो जाएगा 1275 बार विभाजित। वापस देखें हम 3 से विभाजित करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 4 12, 3 से 2 बार 6, 1 3 5 15, यानी कि 425। वापस अगर हम देखें तो अब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है। अब अगर 3 से विभाजित नहीं हो रही तो 3 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारे पास 5। तो इसको 5 से विभाजित करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 40 और ये हो गया 25, 5 5 25, यानी कि 85 बार विभाजित हो गया। वापस इसको 5 से विभाजित कर सकते हैं तो 5 से ये विभाजित हो जाएगा 17 बार, 17 5 85। अब अगर देखें तो ये जो 17 है खुद एक अभाज्य संख्या होती है, यानी कि इसमें केवल 17 का ही भाग जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक बार विभाजित। अगर हम इसके गुणनखंड देखें तो ये हमारे पास निकल के आ चुके हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3825 के जो गुणनखंड निकल के आए हैं हमारे पास 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। जब हम इनको वापस गुना करेंगे तो गुना करने पर वापस यही संख्या आ जानी चाहिए। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 की घात 2 गुना 5 की भी घात हमें दिखाई दे रही है 2 है, और गुना हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे इसके गुणनखंड। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 20570। तो वही मेथड रहेगा, इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर देखिएगा ये हो गया 20570। अब अगर हम देखें यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास 0 है, यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित हो सकती है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, 2 से 2 गुना 4, 1 हो गया 16, ये हो जाएगा 1 बच गया, ये 5, यानी कि ये विभाजित हो जाएगी हमारे पास 10,285 बार। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इकाई का अंक हमारे पास 5 आ चुका है, यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर हम देखें तो ये संख्या 3 से भी विभाजित नहीं हो रही है। अब 3 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारे पास 5। तो मैं इसको 5 से विभाजित कर रहा हूं तो देखिएगा 5 से विभाजित हो जाएगा ये 5 2 10, यहाँ हो गया 0, ये हो गया 5 5 25, और ये हो जाएगा 5 7 35, यानी कि ये विभाजित हो गया हमारे पास 2057 बार। अब अगर हम देखें तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं हो रही है, क्योंकि 5 से उसी संख्या को हम विभाजित कर सकते हैं जिसका इकाई का अंक या तो 0 होता है या 5 होता है। अब 5 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारे पास 7। अब अगर हम देखें तो ये संख्या 7 से भी विभाजित नहीं हो रही है। अब अगर 7 से विभाजित नहीं हो रही तो 7 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारे पास 11। तो हम इसको 11 से विभाजित करते हैं तो देखिएगा 11 से विभाजित हो जाएगा 11 से, एक बार 11 एकम 11, यहाँ बच जाएगा 9, यानी कि ये हो गया 95, ये हो जाएगा 11 8 88, यानी कि बच गया 7 77 हो गया, और ये हो गया 11 7 77, यानी कि जब मैं इसको 11 से विभाजित करता हूं तो ये हो गया 187 बार विभाजित। अब देखिएगा वापस मैं इसको 11 से विभाजित कर रहा हूं तो देखिएगा 11 से 11 एकम 11, ये बच गए 7, यानी कि 77, ये हो जाएगा 11 7 77, यानी कि 11 से हम कहें तो ये 17 बार विभाजित हो चुका है। और 17 खुद एक अभाज्य संख्या होती है, यानी कि 17 से ही विभाजित हो जाएगा एक बार। यानी कि हम इसके गुणनखंड की बात करें तो इसके गुणनखंड जो हमारे पास निकल के आए हैं ये आए हैं 20570 के गुणनखंड हमारे पास 2 गुना 5 गुना 11 गुना 11 गुना 17। अब यहाँ पर 11 की घात हमें 2 बार दे रखी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुना 5 गुना 11 की घात 2 गुना 17,
तो ये हमारे इसके गुणनखंड निकल के आ चुके हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करो तथा सत्यापित करो कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। जो हमने अभी इससे पहले बताया था कि जो दो संख्याएं होती है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मध्य जो संबंध होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे, यानी कि जो भी संख्याएं हमें दे रखी है उन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद हमें सत्यापित करना है, यानी कि चेक करना है हमें कि वो एलसीएम गुना एचसीएफ यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा जो दोनों संख्याएं दे रखे हैं, यानी कि जो दोनों पूर्णांक दे रखे हैं उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले हम इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ 96 के गुणनखंड। तो देखिएगा इकाई का अंक हमारे पास 4 है, यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 2 से विभाजित हो गया 4 बार, ये हो गया 8 बार, यानी कि हम कहें तो 48 बार 2 से 96 विभाजित हो चुका है। वापस इकाई का अंक 8 है, यानी कि हम इसको 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा 24 बार। वापस इसको 2 से विभाजित करेंगे, ये हो जाएगा 12 बार, ये हो जाएगा 6 बार। वापस 2 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बार। और 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 से 3 विभाजित हो जाएगा 1 बार। यानी कि हम कहें तो 96 के जो गुणनखंड हमारे पास निकल के आए हैं, ये हमारे पास निकल के आए हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि हम कहें तो 2 की घात हमारे पास 5 आ रही है, यानी कि 2 गुना, यानी कि जब हम इनको आपस में गुना करेंगे तो इनको वापस गुना करने पर हमारे पास यही संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। अब यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 की घात 1 2 3 4 5 आ रही है, यानी कि 2 की घात 5 और गुना 3 की घात 1। 3 हमारे पास 1 बार है और 2 की घात हमारे पास 5 बार है। तो ये हमने निकाल लिए इसके गुणनखंड, ये हमने निकाले हैं 96 के। अब हमें निकालने हैं 404 के। तो देखिएगा इसके भी हम गुणनखंड निकालते हैं। तो ये हो गया 404। इकाई का अंक हमारे पास 4 है, यानी कि ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। जब मैं इसको 2 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा 2 से 2 बार, ये 0 और ये भी 2 बार, यानी कि 202 बार विभाजित हो जाएगा। वापस मैं 2 से विभाजित करूंगा तो ये विभाजित हो जाएगा 101 बार। और 101 हमें पता है कि अभाज्य संख्या होती है, यानी कि 101 में 101 का ही भाग जाता है। अगर हम कहें तो जो इसके गुणनखंड हमारे पास निकल के आए हैं, यानी कि 404 के गुणनखंड हमारे पास निकल के आ चुके हैं 2 गुना 2 गुना 101। जब हम इनको गुना करते हैं तो वापस हमारे पास यही संख्या निकल के आ जाएगी। अब ये हमने निकाले हैं इन दोनों के गुणनखंड। अब हमें इन दोनों के गुणनखंड से इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिएगा यहां पर मैं सबसे पहले इनका निकाल रहा हूं एचसीएफ। तो ये हो गया एचसीएफ। अब हमें पता है जब हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो यानी कि हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो संख्या इसके अंदर भी हो और इसके अंदर भी हो, यानी कि ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन आ रही हो। अगर हम देखें, अब इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुना 101। अगर हम देखें तो इसमें भी 2 की घात 2 दे रखी है और यहाँ पर 2 की घात 5 है, यानी कि इन दोनों में 2 की घात 2 कॉमन आ सकती है। यानी कि मैं कहूं तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2 की घात 2। अगर मैं कहूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 गुना 2। अगर हम देखें तो ऐसी और कोई सी संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है लेकिन 3 इसके अंदर नहीं है। इसमें 101 आ रहा है लेकिन इस संख्या के अंदर 101 नहीं है। तो जो दोनों में कॉमन है 2 की घात 2, ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ कहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ निकल के आया वो निकल के आया है हमारे पास 4। अब अगर हम बात करें दोनों संख्याओं के एलसीएम की, तो अब हमें निकालना है इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम में हम क्या करेंगे कि जो भी अभाज्य संख्याएं आ रही है उन सारी अभाज्य संख्याओं को हम लेते हैं और उनकी जो भी सर्वाधिक घात होगी, यानी कि सबसे ज्यादा घात होती है, उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास संख्या है 2 भी है, 3 भी है और 101 भी है, यानी कि तीनों संख्याएं एलसीएम के रूप में आ जाएगी। 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 101 भी आ जाएगा। अब देखिएगा अगर हम देखें तो इनकी जो सबसे ज्यादा घात होगी वो घात हमें लेनी है। 2 की घात इसमें 2 है, इसमें 2 की घात 5 है, तो सबसे ज्यादा घात 2 की घात 5 आ रही है, यानी कि ये हो जाएगा 2 की घात 5।
अब 3 अगर हम देखें तो 3 की घात इसमें हमें दे रखी है केवल 1, इसमें 3 है ही नहीं, यानी कि हो जाएगा 3 की घात 1। 101 की अगर हम देखें तो 101 की घात में हमारे पास एक बार है, क्योंकि इसमें 101 नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास 101 की घात 1। जब हम इनको गुना करते हैं तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 की घात 5 है तो हमने 2 को 5 बार लिख लिया, गुना करना है 3 से और ये गुना करना है 101 से। अब मैं इनको गुना करके देखता हूं तो देखिएगा ये है 101, जब मैं 101 को गुना करूंगा 3 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 303, यहां तक हो गया हमारे पास 303। अब इस 303 को अब हमें गुना करना है इन संख्याओं से, यानी कि अगर हम कहें तो ये गुना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि इसको हमें गुना करना है 32 से। जब हम इनको गुना करेंगे तो गुना करने पर हमारे पास निकल के आता है यहाँ पर 9696, यानी कि जब मैं इनको गुना करूंगा तो गुना करने पर आ जाएगा 9696 और ये संख्या हो जाएगी हमारा एलसीएम, यानी कि हम कहें तो इनका जो एलसीएम हमारे पास निकल के आया है ये निकल के आ गया 9696। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा एचसीएफ यानी कि 4 और ये हो गया हमारा एलसीएम 9696। अब हमें सत्यापित करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है पूर्णांकों के गुणनफल के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम सत्यापित कर रहे हैं, ये हमने लिखा सत्यापन। ठीक है, अब यहाँ पर हम सत्यापन कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि a गुना b। अगर हम देखें तो एलसीएम की जगह है हमारे पास 9696, गुना करना है एचसीएफ, ये एचसीएफ की जगह है हमारे पास 4, ये हो जाएगा 4 और बराबर a गुना b, यानी कि जो दोनों संख्याएं हमें दे रखी है तो दोनों संख्याएं हैं हमारे पास 96 और 404, तो ये हो जाएगा 96 गुना 404। जब हम इनको गुना करते हैं तो इसका जो गुणनफल होगा वही इसका गुणनफल होगा, यानी कि दोनों का गुणनफल हमारे पास समान आना चाहिए। तो हम गुना करके देखते हैं, जब हम 4 को 6 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 24, यानी कि आप लिख सकते हैं 24 का 4 हासिल किया जाएगा हमारे पास 2, 4 को जब गुना करेंगे 9 से तो ये हो जाएगा 4 9 36 और 2 हो जाएगा 38, 38 का आ गया 8 हासिल किया जाएगी 3, 4 को जब 6 से गुना करेंगे 24, 24 में जब 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 का 7 हासिल की 2, 4 को गुना करेंगे 9 से तो 36 और ये हो जाएगा 2 यानी कि 38, यानी कि जब हम इनको गुना करते हैं तो गुना करने पर हमारे पास आता है 38784 और यही गुणनफल, यानी कि जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तब भी हमारे पास आएगा 38784। तो हम देखते हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा ये बराबर होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के। आप इन दोनों को गुना करके चेक करोगे तो वापस आंसर यही निकल के आ जाएगा और यही चीज हमें सत्यापित करनी थी, इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 336 और 54, वही हमें दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर हमें इसको सत्यापित करना है। तो पहले हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड करके दोनों का एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 336 के गुणनखंड करते हैं। अगर हम देखें इकाई का अंक हमारे पास 6 यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2 ये हो गया, 2 से 6 बार ये हो जाएगा, 2 से 8 बार यानी कि 168 बार विभाजित हो गया। वापस में इसको 2 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा 84 बार, वापस में इसको 2 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा 42 बार विभाजित, वापस में 2 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 बार विभाजित। अब अगर आप देखें तो इकाई का अंक हमारे पास 1 आ चुका है, यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब 2 से विभाजित नहीं होगी तो 3 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगी 7 बार और 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, 7 से 7 विभाजित हो जाएगा 1 बार, यानी कि हम इसके गुणनखंड करें तो हमारे पास 336 के गुणनखंड निकल के आए हैं। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुना 3 गुना 7। तो ये हमारे पास हो गए इसके गुणनखंड। 2 की घात हमारे पास 4 बार आ रही थी, इसमें हमने 2 की घात 4, 3 की घात 1 है और 7 की भी घात 1 है। अब हम निकालते हैं 54 के गुणनखंड। तो देखिएगा
जब हम 54 के गुणनखंड करते हैं, इकाई का अंक 4 है यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा 27 बार। अब अगर देखें तो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो हम 3 से विभाजित करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा 9 बार। वापस 3 से विभाजित किया 3 बार और वापस इसको 3 से विभाजित किया, 3 एकम 3, यानी कि इसके हम गुणनखंड की बात करें तो 54 के गुणनखंड हमारे पास निकल के आए हैं। अब देखिएगा 2 की घात 1 गुना 3 की घात हम देखें तो 1 2 3, 3 बार हमारे पास 3 आ रहा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3। ये हमने निकाले हैं दोनों के गुणनखंड। अब हमें इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर हम उसको सत्यापन करेंगे कि दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है वो पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इनका एचसीएफ। अब देखिए तो एचसीएफ में यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ऐसी संख्या हमें देखनी है जो दोनों में कॉमन होगी। अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 की घात 4 है और यहाँ पर 2 की घात 1 है, यानी कि 2 की घात 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा 2 की घात 1। अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास 3 की घात 1 है और 7 की भी घात 1 है और यहाँ पर 3 की घात 3 है, यानी कि दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि हमारे पास 3 की घात 1 भी कॉमन हो गया। और कोई दोनों में संख्या कॉमन नहीं आ रही है क्योंकि 7 इसमें दे रखा है लेकिन 7 इसमें नहीं आ रहा है, तो ये संख्या हमारा एचसीएफ हो जाएगी। जब हम दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि हमारा एचसीएफ निकल के आ चुका है 6। अब हमें निकालना है दोनों का एलसीएम। अब ये निकालते हैं हम दोनों का एलसीएम और एलसीएम में हम ऐसी संख्याएं लेते हैं जो दोनों में सर्वाधिक होती है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एलसीएम के रूप में 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्याएं इसके अंदर आ रही हैं। और जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पर देखें 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 4 है, तो यानी कि 2 की घात 4 हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 3 है, यानी कि ये हो जाएगा 3 की घात 3। अगर हम देखें तो 7 की घात केवल इसमें आ रही है, तो 7 की घात 1। जब हम इनको गुना के रूप में लिखेंगे, गुणनफल के रूप में, यानी कि 2 की घात 4 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 की घात 3, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 7 की घात 1 यानी कि 7। जब मैं इन सबको गुना करता हूं तो इन सबको गुना करने पर हमारे पास आ जाएगा 3024, यानी कि हम कहें तो इनका जो एलसीएम निकल के आया है वो एलसीएम निकल के आ गया हमारे पास 3024। आप इनको गुना करके देख लीजिएगा, एलसीएम निकलकर यही आएगा। अब ये तो हो गया इनका एचसीएफ और एलसीएम। अब हमें करना है इसका सत्यापन, ठीक है। अब हम इसका सत्यापन कर रहे हैं, तो सत्यापन में हमारे पास जो संबंध था, यानी कि दोनों संख्याओं का जो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है a गुना b, तो एलसीएम की जगह है हमारे पास 3024, गुना करना है एचसीएफ निकल के आया है हमारे पास 6 और बराबर a गुना b, a का मतलब पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याएं जो हमें दे रखी है, यानी कि हम कहें तो 336 को गुना करना है 54 से। तो हम इनको गुना करके देख लेते हैं, तो देखिएगा जब हम गुना करते हैं 6 को 4 से गुना करने पर ये हो गया 24, हासिल किया जाएगी 2, 6 को 2 से गुना करेंगे 12, 12 और 2 हो जाएगा 14 का 4, हासिल किया जाएगी 1, ये वापस 1 एज इट इज आ जाएगा और 6 को 3 से गुना करने पर 6 तिया 18, यानी कि जब मैं इसको गुना करता हूं तो गुना करने पर आएगा 18144 और जब मैं इसको भी गुना करूंगा तो ये भी हमारे पास निकल के आएगा 18144। अगर हम देखें तो जो दोनों के गुणनफल निकल के आएंगे वो दोनों के हमेशा समान निकल के आएंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए कि दोनों के ये गुणनफल समान नहीं आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमने गुणनखंड निकाले हैं या फिर जो एलसीएम और एचसीएफ हमने किया है कहीं ना कहीं गलती हो गई है। तो इसलिए आप इन दोनों को गुना करके देख लीजिएगा, जब आप गुना करोगे तो ये गुणनफल और ये गुणनफल हमेशा दोनों के समान आएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 90 और 144। अब देखिएगा दोनों के गुणनखंड हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 90 के गुणनखंड। इकाई का अंक हमारे पास 0 है, यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से ये विभाजित हो जाएगा 45 बार। इकाई का अंक 5 आ चुका है, यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो 3 से इसको विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 15 बार विभाजित, वापस 3 से ये हो जाएगा 5 बार विभाजित और ये हो जाएगा 5 से 1 बार विभाजित। अब अगर हम इसके गुणनखंड देखें तो हमारे पास 90 के जो गुणनखंड निकल के आए हैं ये आए हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। आप इनको वापस गुना करके देखोगे तो ये आएगा 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, तो ये हो गए हमारे पास 90 के गुणनखंड।
अब हमें करने हैं 144 के गुणनखंड। तो ये लिखा हमने 144, इकाई अंक हमारे पास 4 है यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगा, ये 2 से विभाजित हो गया 7 बार और ये 2 यानी कि 73 बार विभाजित हो गया। वापस 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 36 बार विभाजित, वापस 2 से ये हो जाएगा 18 बार विभाजित, वापस इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बार विभाजित। अब यहाँ पर इकाई का अंक 9 है यानी कि 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसको 3 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बार विभाजित और 3 एकम 3। तो ये निकल के आ चुके हैं इसके गुणनखंड। अब अगर हम देखें तो 2 की घात हमारे पास 1 2 3 4 बार आ रही है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 144 के गुणनखंड 2 की घात 4 और गुना 3 की अगर हम घात देखें तो 3 की घात हो जाएगी 2। ऐसे हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 गुना 3 की घात हमारे पास 2 बार आ रही है यानी 3 की घात 2 गुना 5। ये हो गए हमारे पास दोनों के गुणनखंड। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिएगा सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इनका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन आ रही है तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन 2 की कॉमन ले रहा है तो जो सबसे कम घात है यानी कि 2 की घात 1 दोनों में कॉमन आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 2 की घात 1। अब 2 के बाद अगर हम देखें तो इसमें 3 की घात 2 है और इसमें भी 3 की घात 2 है यानी कि दोनों में 3 की घात 2 कॉमन आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2। और कोई देखे तो इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है यानी कि ये संख्या कॉमन नहीं होगी, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि हम कहें तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। जब हम इनको गुना करेंगे तो 3 3 9 9 दूनी 18 यानी कि एचसीएफ निकल के आ चुका है हमारे पास 18। अब हमें निकालना है इन दोनों का एलसीएम। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो अभाज्य संख्याएं जो दोनों में आ रही है वो सारी हमें लेनी है और जो भी सबसे ज्यादा होंगी, जिसकी घात सबसे ज्यादा होंगी उन घातों को हम लेंगे। यानी कि 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। यानी कि 2 भी आ जाएगा, 3 भी और 5 भी, तीनों संख्याएं हमारे पास एलसीएम के रूप में आएंगी। 2 की घात हम देखें तो 2 की घात 4 है, इसमें 2 की घात 1 है, तो जो सबसे ज्यादा घात होगी यानी कि 2 की घात 4 हमारी एलसीएम में आ जाएगी। 3 की घात 2 दोनों में सेम आ रही है यानी कि 3 की घात 2। अगर हम देखें 5 तो 5 की घात कब केवल हमारे पास 1 है, तो इसका एलसीएम निकल के आया हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 की घात 2 यानी कि 3 गुना 3 और गुना करना है 5 से। जब हम इनको गुना करेंगे तो 5 को 3 से गुना करने पर 5 3 15, 15 को 3 से गुना करेंगे 15 3 45, 45 को 2 से गुना करेंगे 90, 90 को 2 से गुना करने पर 180, 180 को 2 से गुना करेंगे 360 और 360 को वापस 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 720। यानी कि एलसीएम हमारे पास निकल के आ चुका है 720। एचसीएफ भी हो गया और एलसीएम भी हो गया। अब हमें करना है इसका सत्यापन, यानी कि हम इसको सत्यापन करेंगे कि दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हम कहें तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होगा a गुना b, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो एलसीएम निकल के आया है हमारे पास 720 और एचसीएफ है हमारे पास 18 बराबर a गुना b, यानी कि जो दोनों संख्याएं हमें दे रखी है। यानी कि हम कहें तो 90 गुना 144। जब हम इनको गुना करेंगे तो देखिएगा 18 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 18 को जब मैं 2 से गुना करूंगा तो हो जाएगा 18 दूनी 36 का 6 हासिल किया जाएगा हमारे पास 3, 18 को जब 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 7 126 और 3 हो जाएगा 129। यानी कि ये हमारे पास निकल के आ गया 12960 और इन दोनों को भी जब मैं गुना करूंगा तो ये निकल के आएगा 12960। यानी कि जो दोनों का गुणनफल है ये दोनों का गुणनफल सेम निकल के आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।